वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 1। इसमें 5 पोर्शंस होते हैं एज यू ऑल नो। सो फर्स्ट पोर्शन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। यह है जनवरी 2021 का पेपर। सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। क्या होता है, रोहन खेलते टाइम हर्ट हो जाता है तो उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है। इसको देखते हुए उसके फादर कहते हैं कि गर्ल्स की तरह बिहेव मत करो, क्योंकि जो बॉयज़ हैं वो रोते नहीं हैं। तुम रो रहे हो, इसका मतलब तुम गर्ल्स की तरह बिहेव कर रहे हो। तो ये स्टेटमेंट जो उसके फादर ने दिया, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑप्शन 2 चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप के। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको चैलेंज करता है, रिड्यूस करता है, जेंडर बायस को कम करेगा। नहीं, इससे तो जेंडर बायस को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रमोट्स जेंडर इक्वेलिटी। क्या ये जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा दे रहा है? क्या ये जेंडर इक्वेलिटी है? मतलब ये तो अनइक्वेलिटी है कि उसके फादर कह रहे हैं कि मतलब डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स क्योंकि बॉयज़ रोते नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप। सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। अब जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, एक प्रगतिशील कक्षा है, उसमें क्या होगा? अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। टीचर एक फिक्स्ड करिकुलम के अकॉर्डिंग चलेगा? नहीं, फिर वो प्रोग्रेसिव कैसे हुआ अगर टीचर फिक्स्ड करिकुलम को ही फॉलो कर रहा है तो? द इम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। क्या प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ये इम्फेसिस होना चाहिए कि स्टूडेंट्स में कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए? नो। एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए। यस, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है? एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ताकि जो ज्ञान है उसकी संरचना की जाए। ये ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है। चलो फोर्थ भी देख लेते हैं। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स। स्टूडेंट को हमें लेबल करना है कि ये इंटेलिजेंट है, ये वीक है। लेबल करते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में? नहीं करते हैं। सो ऑप्शन सी जो है कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए, ये एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की क्वालिटी है। सो ऑप्शन थर्ड जो है दैट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, after observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity। ये ऑब्जर्व करने के एक टीचर है वो ऑब्जर्व करता है कि स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक एक्टिविटी जो चल रही है स्टूडेंट्स की उसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। टीचर डिसाइड करता है कि वो क्यूज़ या हिंट्स देगा या फिर कोई उनको संकेत देगा या कोई हिंट प्रदान करेगा उनको। अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्की के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रैटेजी है टीचर की कि हाँ स्टूडेंट्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस पॉइंट में, तो मैं उनको कोई हिंट दे देता हूँ या फिर उनको कोई प्रोवाइड कर देता हूँ, क्यों प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या, कौन सी स्ट्रैटेजी है विगोस्की के अकॉर्डिंग? डीमोटिवेट करना चिल्ड्रन को लर्न करने के लिए? नहीं, डीमोटिवेट तो नहीं करना है, वो तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। यस, ये स्कैफोल्डिंग का जो कंसेप्ट है ये दिया है विगोस्की ने। और जो मतलब जहाँ पे स्टूडेंट्स को नीड है वहाँ पे अगर टीचर जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है असिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। सो ऑप्शन जो सेकेंड है वही राइट आंसर है। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम बच्चों की सोशलाइजेशन की बात करें तो उस कंटेक्स्ट में क्या जो है वो राइट है? स्कूल एक सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट है और फैमिली एक प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट है। यस, ये भी ठीक है, क्योंकि जो स्कूल है वो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट है और फैमिली प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट है। सो ऑप्शन 1 ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्फेसाइज दैट। जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की वो क्या इम्फेसाइज करती है? ऑप्शन 1, जो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है उसको मेज़र करना है ऑब्जेक्टिव टेस्ट से। जो इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर कि अगर बच्चा जो है वो एक डोमेन में इंटेलिजेंट है तो दूसरे डोमेन्स में भी इंटेलिजेंट होगा, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंट की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। यस, यही थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहती है कि सेवरल फॉर्म्स होती हैं इंटेलिजेंस की। सो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एक्ट को परफॉर्म करना एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट। किसी एक्ट को हम तब परफॉर्म करते हैं क्योंकि दूसरा बंदा हमें अप्रूव कर रहा है, दूसरा बंदा हमें स्वीकृति दे देता है कि हाँ आप कर सकते हो। ये कौन सी स्टेज ऑफ मॉरलिटी है? ये मॉरलिटी की जो नैतिक विकास है उसकी कौन सी स्टेज को
ये अप्रूव करता है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या फॉर्मल कन्वेंशन। अगर हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि दूसरे हमें किसी एक्ट के लिए कह रहे हैं कि आप कर लो, तो हम उस वो चीज़ सोच के अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये हम दर्शाता है कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरलिटी। सो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। सेवंथ है लिविगॉस्कीज सोशल कल्चरल परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग emphasizes इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। जो लिविगॉस्की ने सोशल कल्चरल परस्पेक्टिव दिया है, सोशल एंड कल्चरल दोनों पे फोकस किया है लर्निंग का, वो किसकी इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करता है लर्निंग प्रोसेस में? कल्चरल टूल्स की, एट्रीब्यूशन की, मोटिवेशन की या इक्विलिब्रेशन की? इसका जो राइट आंसर है कल्चरल टूल। हमें इस वर्ड से ही, सोशियो कल्चरल से ही पता चल रहा है कि वो कल्चरल टूल्स की इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। नेक्स्ट है इन हिज थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी दी है जीन पियाजे ने, उसमें जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो उनको एक्सप्लेन करता है किसकी टर्म्स में? साइकोलॉजिकल टूल्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ऑप्शन फोर स्कीमा। जो जीन पियाजे है वो एक्सप्लेन करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन टर्म्स ऑफ स्कीमास। सो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेक्टराइजेस। जो जीन पियाजे की थियोरी है उसमें जो प्री कन्वेंशन, आपको पता है कि जीन पियाजे की 4 स्टेजेस दी हुई हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उनमें से जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो क्या सिंबलाइज करती है? डेवलपमेंट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेंट्रेशन इन थॉट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग या एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन टू, सेंट्रेशन इन थॉट। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? विचार या सोच में केंद्रीकरण होता है, सेंट्रेशन इन थॉट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अगर कंसर्न में हम देखें कि डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट है? डेवलपमेंट का सेम रेट होता है ग्रोथ की तरह, हर कल्चर की अक्रॉस डेवलपमेंट सेम होती है। डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। डेवलपमेंट लर्निंग के थ्रू ही होती है। ऑप्शन थ्री, डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। डेवलपमेंट सिर्फ चाइल्डहुड के दौरान ही होती है। या फिर ऑप्शन डी, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशन। सबसे पहले तो जहाँ भी ओनली आएगा वो आपका राइट आंसर है ही नहीं। इसका जो राइट आंसर है डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। डेवलपमेंट बहुआयामी होती है, हर तरह से डेवलपमेंट होती है, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर तरह की डेवलपमेंट होती है। दैट इज वाई डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। 11th है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। बर्थ से अगर एडोलसेंस में हम सीक्वेंस देखें डेवलपमेंट का, वो क्या है? पहले सेंसरी डेवलपमेंट होती है, सेंसेस डेवलपमेंट होती हैं, फिर कंक्रीट, फिर अब्स्ट्रैक्ट, या फिर पहले ही अब्स्ट्रैक्ट हो जाती है फिर सेंसरी फिर कंक्रीट, या फिर पहले कंक्रीट फिर अब्स्ट्रैक्ट फिर सेंसरी, या फिर अब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट सेंसरी। सबसे पहले कौन सी डेवलपमेंट होती है? सेंसरी होती है, फिर कंक्रीट होती है जिसका मूर्त रूप होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिर अमूर्त रूप होती है अब्स्ट्रैक्ट। 12th है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग है, किसी की कोई स्ट्रेंथ होगी, किसी की कोई अलग स्ट्रेंथ होगी, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस है। अगर प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? एक हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि एक बाधा है मतलब अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों में तो वो एक बाधा है लर्निंग की प्रोसेस में, या फेलियर है? टीचर का ये फेलियर कंसीडर किया जाएगा कि बच्चे, टीचर की क्लास में जो बच्चे हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब ये टीचर फेलियर है। या फिर क्राइटेरिया है एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स बनाने के लिए, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं फॉर द प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें राइट आंसर है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये क्राइटेरिया है कि हम एबिलिटी देखें बच्चे की, उसके बेसिस पे ग्रुप्स बनाएं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। अगर इंक्लूसिव क्लासरूम है, जहाँ समावेशी क्लासरूम है, हर तरह के बच्चे उस क्लासरूम में हैं, हाई परफॉर्मिंग, लो परफॉर्मिंग, एवरेज, इंटेलिजेंट, सारे बच्चे हैं क्लासरूम में, उसमें जो एम्फेसिस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल होने चाहिए, या अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होने चाहिए? मतलब जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सभी में सेम, सभी को सेम इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए, ये तो गलत है। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, हमें स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करना है, डिवाइड कर देना उनकी आइडेंटिटी की, सोशल आइडेंटिटी के बेसिस पे नहीं। इंक्लूसिव क्लासरूम में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि जो इंडिविजुअल चिल्ड्रन हैं उनका मैक्सिमम पोटेंशियल हम यूटिलाइज कर सके, उनके मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर आ सके।
सो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू राइट अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज़। अगर राइट अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की हम बात करें, कौन सी टर्म जो है अप्रोप्रिएट है यूज़ करने के लिए, हम क्या कह सकते हैं? रिटार्डेड स्टूडेंट कहेंगे? नहीं। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट? नो, ये वर्ड यूज़ ही नहीं करने हैं हमें। स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी या स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, ये भी हमें यूज़ नहीं करना। स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not। जो स्टूडेंट्स हैं जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, उनको लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनकी नीड्स को हमें पूरा करना है, उनको एड्रेस करना है, टीचर को क्या नहीं करना है, इसमें नोट पे आप जोर दीजिए, क्या नहीं करना है। मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करने, यस ये तो करना है। कंस्ट्रक्टिव पैडागोजिकल अप्रोचेज यूज़ करनी है, यस ये भी करनी है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग करनी है, ये करना है कि नहीं करना है? यस करनी है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग। या फिर ऑप्शन 4 प्रोवाइड प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पैडागोजी एंड असेसमेंट, मतलब ऐसे रिजिड स्ट्रक्चर, जटिल मतलब मुश्किल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने पैडागोजी और असेसमेंट के लिए, नहीं ये गलत है। सो यही राइट आंसर होगा। 16th है डैश इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। इनमें से अगर हमें क्रिएटिविटी आइडेंटिफाई करनी है तो कौन सा प्राइमरी फीचर है क्रिएटिविटी का कि ये क्रिएटिव बच्चा है? लो कंप्रीहेंशन में वो मतलब अच्छे से नहीं कर पाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग है बच्चे की, यस डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर बच्चे की है इसका मतलब बच्चे में क्रिएटिविटी का फीचर है। सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। 17th है इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स आर टीचर शुड। जो लर्नर अलग अलग बैकग्राउंड से लर्नर्स आए हुए हैं, जैसे आप पहले स्कूल में पढ़ते हो, जब आप कॉलेज में जाते हो, हर एक डिफरेंट स्कूल से बच्चे वहाँ पे आते हैं, तो क्या है डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, अगर उनकी मतलब जो नीड्स वगैरह हैं उनको एड्रेस करना है, डाइवर्स बैकग्राउंड्स को एड्रेस करना है, तो टीचर क्या करेगा? अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी के रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं उनके बारे में बात नहीं करेगा, ये तो गलत है, बात तो करनी चाहिए। ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यस वो एग्जाम्पल्स ड्रॉ करेगा डाइवर्स सेटिंग से उन बच्चों की नीड्स को एड्रेस करने के लिए। 18th है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है किसी भी बच्चे की, उसको कैसे फैसिलिटेट करते हैं, उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं? ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे फोकस करके। इनकरेज करेंगे फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एक ही फिक्स प्रोसेस रखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इससे क्या एबिलिटीज़ डेवलप होंगी? बच्चा सेम मेथड ही अडॉप्ट करता रहेगा बार बार। या फिर इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजिस के यूज़ को इनकरेज किया जाएगा। या फिर जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट, फियर किसी में डर डाल के तो आप उसको पढ़ा नहीं सकते, आप इनकरेज करेंगे यूज़ ऑफ एनालॉजिस। अलग अलग तरीके से अगर बच्चे कर रहे हैं तो आप उसको इनकरेज करेंगे, ठीक है आप अपना अपना मैथड यूज़ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। 19th है मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय। जो लर्न करने की मोटिवेशन होती है उसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है, कैसे कायम रखा जा सकता है? चाइल्ड को पनिश करके, अगर आप चाइल्ड को पनिश करेंगे उसमें मोटिवेशन रहेगी नहीं पढ़ने की। ऑप्शन सेकेंड है फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, कि हमें मास्टरी करनी है, ऐसे गोल्स पे हमें फोकस करना है, इससे हमें मोटिवेशन रहेगी लर्न करने की। हाँ ये ठीक लग रहा है कि मास्टरी ओरिएंटेड अगर गोल होंगे तो हम मोटिवेशन रहेगी। इजी टास्क देने चिल्ड्रन को, नहीं। फोकसिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन से कैसे ही बच्चा मोटिवेट रहेगा, वो तो सोचेगा हर चीज़ को रट्टा ही मारना है। सो 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकेंड है, फोकस करना है मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पे। शेम क्या है? 20th है शेम का कोई रिलेशन नहीं है हमारी कॉग्निशन के साथ, या फिर शेम का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है हमारे कॉग्निशन पे। या फिर ऑप्शन सी शेम वेरी इफेक्टिव है चिल्ड्रन को मोटिवेट करने के लिए। या ऑप्शन 4 शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो शर्मिंदगी है शेम, उसको जनरेटली हमें मतलब क्या करना है, फ्रिक्वेंटली जनरेट करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, शेम का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है हमारी कॉग्निशन पे, बच्चे की कॉग्निशन पे, इसलिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करवानी है हमें बच्चे को। 21st है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा जो टीचिंग लर्निंग का मोड है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? रोड मेमोराइजेशन इफेक्टिव है? नो इट्स नॉट इफेक्टिव। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, जब रिलेशनशिप हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स के बीच में, यस ये तो इफेक्टिव मोड है टीचिंग लर्निंग का। सो ऑप्शन जो सेकंड है वही राइट आंसर है।
नेक्स्ट है अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क, बिकॉज जो टीचर है उसने जो भी एरर कमिट किए हैं बच्चे ने, उनको क्या करना है, एनालाइज करना है कि किस टाइप का बच्चे ने एरर किया है, इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऐसा एरर करने, मतलब इसने अगर ऐसा एरर किया है तो शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट, वो पनिशमेंट डिसाइड करेगी, इसलिए एनालाइज करती है एरर को। नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द, अगर हम एरर अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे में तो इससे हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मीनिंगफुल बना सकते हैं, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, उस बच्चे के एरर के अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन या रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। सो ऑप्शन सेकेंड जो है इज़ द राइट आंसर। 23rd है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चे के लिए लर्न करना डिफ़िकल्ट है कब, इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटली इन डिसकनेक्टेड चंक्स, जब इंफॉर्मेशन को हमने डिसकनेक्टेड चंक में बनाया हुआ है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, यस तब तो बच्चे के लिए लर्न करना डिफ़िकल्ट होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 24th है बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज़, लर्निंग की बेस्ट स्टेट कौन सी है, हाई अराउजल हाई फियर, जिसमें आपको हाई अराउजल हो, उत्तेजना हो और फियर भी बहुत हो, या फिर लो अराउजल, उत्तेजना कम हो लेकिन फियर ज़्यादा हो, मॉडरेट अराउजल हो और नो फियर, या फिर ऑप्शन 4 नो अराउजल नो फियर, जब बच्चे में मॉडरेट अराउजल है और कोई भी फियर नहीं है तब वो बेस्ट स्टेट होती है लर्न करने के लिए। सो 24 का राइट आंसर है थर्ड। कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, जो कंस्ट्रक्टिव व्यू है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज, क्या कहता है कि वो चिल्ड्रन का हैव नो रोल टू प्ले इन, कि चिल्ड्रन का कोई रोल नहीं है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, या फिर आर सोलिली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट फॉर, कि चिल्ड्रन और अडल्ट पर डिपेंड करते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या ऑप्शन सी चिल्ड्रन एक्टिव रोल प्ले करते हैं। यस, जो कंस्ट्रक्टिव व्यू है लर्निंग का वो कहता है कि चिल्ड्रन एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन द लर्निंग प्रोसेस। सो ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, इनमें से कौन सा बिलीफ है जो लर्निंग के लिए अच्छा है। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, कोई भी एबिलिटी है उसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर एबिलिटी फिक्स्ड होती है, या एफर्ट से कोई भी डिफरेंस नहीं होता, या ऑप्शन 4 फेलियर जो है वो अनकंट्रोलेबल है। कौन सा बिलीफ लर्निंग के लिए गुड है कि एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फेसाइज ऑन, जो कंसेप्चुअल, अगर हम बच्चे को कंसेप्ट आते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्या इम्प्रूव करेगा, कंपटीशन इम्प्रूव करेगा, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी होगी, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन होंगे, या इंक्वायरी एंड डायलॉग। इसका राइट आंसर है अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट और इंक्वायरी करेगा, डायलॉग करेगा, है ना। 28th है ड्यूरिंग अ टास्क, एक टास्क के दौरान साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ, साइना अपने आप से ही बात कर रही है। अबाउट वेज ही कैन प्रोसीड ऑन द टास्क, किस तरह से वो इस टास्क पे आगे बढ़ सकती है। लिव विगोस्की के अकॉर्डिंग जो आइडिया है लैंग्वेज और थॉट पे, कौन सी जो प्राइवेट स्पीच है ये किस चीज़ का साइन है। लिव विगोस्की ने प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट दिया है, ये किस चीज़ का साइन है कि वो अपने आप से ही बातें कर रही है कि मैं इस टास्क में कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। ये एक कॉग्निटिव इमैच्योरिटी है, मतलब उसको उसके जो संज्ञानात्मक क्या है इमैच्योर है वो उसमें, या सेल्फ रेगुलेशन है, या ईगोसेंट्रिसिज्म है, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर तो नहीं है, तो इसका सेल्फ रेगुलेशन, वो अपने आप को खुद क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम है, जो इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस होती हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं बच्चों को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनका क्या एम होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को लेबल करना है, ये इंटेलिजेंट है, ये वीक है, नहीं। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करना है, डिवाइड करना है एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स में, या आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को, या ऑप्शन 4 आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, हाई अचीवर्स को आइडेंटिफाई करना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं। जो इवैल्यूएशन प्रैक्टिस होती है उसका मेन एम ये होता है कि हमें स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट के दौरान, वो किस चीज़ की वजह से होते हैं, किस चीज़ को हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि रिलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ। हेरिडिटी ओनली, क्या हेरिडिटी की वजह से ही होते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किसी की वजह से नहीं होते, या फिर इंटरप्ले होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वो एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। पार्ट सेकंड है मैथमेटिक्स, इसके मैं आपको आंसर ही बताती जाऊंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा अदरवाइज़। अगर आपको इसकी कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं मैथमेटिक्स का एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें ये क्वेश्चंस का सोल्यूशन करवा दूंगी। फर्स्ट है, इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वेयर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, रूही इज 19th फ्रॉम बोथ हैंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास। कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे क्लास में। रूही क्या है, दोनों एंड से 19 स्टूडेंट है, तो मतलब उसके राइट साइड में भी 19 है, लेफ्ट साइड में भी 19 है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है 37। रूही क्या है, 19th है, उसकी दूसरी साइड भी 18 है, और लेफ्ट साइड भी 18 है और राइट साइड भी 18 है। 18 36 और रूही को इंक्लूड करेंगे तो 37। सो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। अस्मिता रीची स्कूल फॉर ए मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। अस्मिता 15 मिनट पहले पहुंच जाती है 8:30 से, मतलब वो 8:15 में पहुंच जाती है। शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग हु इज़ 40 मिनट्स लेट फॉर मीटिंग। वो उसका जो कलीग है वो उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाती है और उसका कलीग जो है वो 40 मिनट्स लेट है फॉर मीटिंग। वट इज़ द शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का शेड्यूल टाइम क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है 8:05 AM। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ नंबर इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100। एक नंबर है वो अगर 100 का हाफ करें मतलब 50, उससे बड़ा है। इट इज़ मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस। वो 6 टेंस मतलब 60 से ज़्यादा है एंड लेस देन 8 टेंस और 80 से कम है। जो सम है 2 डिजिट्स का वो 9 है। जो 10 डिजिट है इज़ द डबल ऑफ द 1 डिजिट। 1 डिजिट का डबल है 10 डिजिट। व्हाट इज़ द नंबर, कौन सा नंबर होगा वो। 34 का राइट आंसर है 2। 6 और 3 का देखो सम क्या है 9 है। 63 100 के जो हाफ है 50 उससे ज़्यादा है और 6 10 से बड़ा है एंड 8 10 से छोटा है। सो ऑप्शन जो सेकंड है इज़ द राइट आंसर। द रेट्स ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। ये आप देख लेना, रेट्स दिए हुए हैं। तो इन सब में जो है जो सुहेल है एक पैकेट क्रेयॉन्स लेता है, उसकी प्राइस देखो। 2 पैकेट्स पेंसिल लेता है, 1 पैकेट स्केच पेन लेता है, 1 सीजर, 5 शीट्स ऑफ ग्लेज पेपर्स एंड 1 पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर्स। आपको सारे ही कैलकुलेट करना है, एडिशन करनी है और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 35। फिफ्थ हम क्वेश्चन करें, इसका राइट आंसर आएगा 100.50। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना ऑन 30 मई 2020। एक ट्रेन है पटना से स्टार्ट होती है 30 मई 2020 को 23:40 आवर्स पे एंड मुंबई में रीच करती है 1 जून 2020 को एट 5:15 आवर्स। व्हाट इज़ द टोटल ट्रैवल टाइम ऑफ द ट्रेन। आपने देखना है कि 23:40 आवर्स से लेके नेक्स्ट 31 मई हुई होगी 1 जून 5:15 तक कितने घंटे कवर हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आएगा 29 आवर्स 35 मिनट्स। नेक्स्ट है, ए 5 डिजिट नंबर है जो 100 प्लेस पे डिजिट है वो 3/4 है डिजिट एट 10,000 प्लेस एंड डिजिट एट 10 प्लेस इज 2/3 ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेस। द डिजिट एट 10 place is square of the smallest prime number and the digit at 1000 place is the largest single digit prime number. If the digit at unit place is the largest single digit odd number then the number is, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है 87,649। नेक्स्ट है, वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 8,808 टू ऑब्टेन 17,863। आपने पहले 8,008 8,088 8,808 इन तीनों को प्लस करना है माइनस एक्स इज इक्वल टू 17,863। आपका आंसर आ जाएगा। एक्स को आप निकाल लोगे। 39th है, एक बकेट है 16 लीटर कैपेसिटी
है उसको फिल किया गया है विद ब्रिम ऑफ वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज़ टू बी ट्रांसफर, उसको स्मॉल यूटेंसिल्स में, बर्तनों में ट्रांसफ़र करना है। एक मग है जिसकी कैपेसिटी, उसको फिल किया जाता है 50 टाइम्स टू कम्प्लीटली ट्रांसफर द वाटर इन द बकेट इन टू द यूटेंसिल। कैपेसिटी क्या होगी मग की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 320 ml। 40th है, ये टैक्सी मीटर है जो चार्ज शो करता है 50 का फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ जर्नी। फर्स्ट 2 किलोमीटर में 50 शो किया एंड 16 शो किया फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रैवल्ड। आगे जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए 16 रुपीज़ शो कर रहा है। मंजू 258 पे करती है फेयर ट्रैवल करने के लिए अपने हाउस से रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि रेलवे स्टेशन कितनी दूर होगा। इसका राइट आंसर कैलकुलेट करने के बाद आएगा 15 किलोमीटर। फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय मारिया एंड शहनाज इन 5 सब्जेक्ट्स। ये आप क्वेश्चन देख लेना। इसका जो राइट आंसर है 41 का वो है ऑप्शन 4। एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिज़ायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें कौन सी डिज़ायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस है? ओपन माइंडेड क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए टू प्रिवेंट कन्फ्यूजन, प्रिवेंट करने के लिए नहीं, कभी भी अवॉइड नहीं करने चाहिए क्वेश्चंस। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट की, अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट की, ये इस चीज़ को हमें इंकरेज करना है। यस, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द सेम क्वेश्चन पोस्ड बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। ये क्वेश्चंस हैं जो टीचर ने पूछे हैं मैथमेटिक्स क्लासरूम में। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल? एरिया क्या है रेक्टेंगल का जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। एक सेट ऑफ नंबर्स फाइंड करो जिसका मीडियन 4 है। लिस्ट करो प्राइम नंबर्स को बिटवीन 0 to 8। मुझे बताओ मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी आपको रेक्टेंगल्स के बारे में पता है। हम बताना कि कौन सा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है और कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4, जिसमें ए और सी जो है वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, मतलब इनका आंसर सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर आएगा। लेकिन जो ऑप्शन बी एंड डी है, जैसे नंबर करो जिनका मीडियन 4 है, बहुत सारे नंबर होंगे जिनका मीडियन 4 होगा। मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन बताओ रेक्टेंगल के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। दैट इज़ वाई ये ओपन एंडेड क्वेश्चन अपनी तरफ से बता सकते हो आप इन्फॉर्मेशन। 44th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सा है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लीस्ट, मतलब बहुत कम फर्क पड़ेगा इसका? प्रोवाइडिंग कंप्लीट सोल्यूशन टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर। जो अगर स्टूडेंट के रॉन्ग आंसर है उसको आप कंप्लीट सोल्यूशन बता दोगे तो इसका मतलब इम्पैक्ट नहीं होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से मतलब अच्छी नहीं हो पाएगी। तो 44th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, रोहित रियलाइज़ करता है कि जो स्क्वायर है वो रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। वो कौन सी स्टेज, वैन हील जो मॉडल है उसमें कौन सी स्टेज पर है रोहित की? वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि स्क्वायर रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। लेवल 0 रिकॉग्निशन में तो बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को देख के उसको पहचान सकते हैं। लेवल 1 एनालाइज कर पा रहा है वो, या फिर लेवल 2 पे है रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पा रहा है। ये लेवल 4 पे है डिड्यूस कर पा रहा है रिजल्ट को। इसमें वो रिलेशनशिप्स पे है, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पा रहा है कि जो स्क्वायर है वो रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है। वो इन चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पा रहा है इन फिगर्स के बीच में। दैट इज़ वाई वो लेवल 2 रिलेशनशिप्स पे है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज़ अ होल नंबर। दो जो होल नंबर होंगे उनकी सम भी होल नंबर होगी। ये जो प्रॉपर्टी है होल नंबर की, इसको क्या कहा जाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। यस, क्लोजर प्रॉपर्टी ही कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल ए और बी दो होल नंबर हैं, ए प्लस बी भी होल नंबर ही होगा। इसका मतलब ये क्या है? क्लोज्ड है अंडर होल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी है। 47th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैथमेटिक टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है? इसका आंसर है ऑप्शन 2, कल्चर एंड कंटेक्स्ट का कोई रोल नहीं है मैथमेटिकल नॉलेज में। कल्चर एंड कंटेक्स्ट का रोल भी होता है मैथमेटिकल नॉलेज में, यही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 48th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स एट प्राइमरी लेवल। अगर हम नंबर्स टीच कर रहे हैं प्राइमरी लेवल में तो क्या इसमें से ट्रू है इनके रिगार्डिंग? इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज मतलब जो नंबर्स की इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है उसको हमें इनकरेज करना है। नंबर्स को राइट करना है, नंबर्स को सीक्वेंस में हमें सिखाना है बच्चों को। ये राइट करना है नंबर्स को न्यूमेरल्स की तरह और प्रोसीड करना है काउंटिंग में। पहले उनको बताना है कि नंबर्स को राइट करो न्यूमेरल्स में, फिर प्रोसीड करना है, फिर उसके बाद काउंटिंग सिखानी है। ऑर्डर इरेलीवेंस और नंबर शुड बी इनकरेज, मतलब कि ये नहीं देखना कि नंबर कौन सा पहले कौन सा बाद में, ऐसे ही इरेलीवेंस ऑर्डर को हमें इनकरेज करना है। 48 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ए एंड डी। कौन सा 2 है? ए और डी 2 है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग हमें इनकरेज करनी है और नंबर्स को राइट करना एज न्यूमेरल्स, शुड प्रोसीड काउंटिंग।
नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग अ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। मैथमेटिक्स को हम टीच करें एट प्राइमरी लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है टीचिंग का? मैथमेटिक्स को चिल्ड्रन के लाइफ एक्सपीरियंसेस का पार्ट बनाना, यस यही राइट आंसर है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स में जो स्पेस के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होगी, स्पेटियल जो रीजनिंग होगी वो कैसे डेवलप करेंगे? आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन अ नंबर चार्ट में पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, सॉल्विंग सुडोकू पजल्स, आइडेंटिफाइंग टेसलेटिंग फिगर्स, चौपड़ जो आकृतियाँ हैं उनको पहचानना है, ड्राइंग बार ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डेटा, बार ग्राफ ड्रॉ करनी है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो बच्चों में स्पेटियल रीजनिंग होगी वो तब डेवलप होगी जब टेसलेटिंग फिगर्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा, चौपड़ आकृतियों को पहचान पाएगा। 51 है विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। अगर हमें बच्चों को फ्रैक्शंस पढ़ानी है तो कौन सा मोस्ट सूटेबल है? अबेकस का यूज़ करेंगे। अबेकस तो हम बच्चों को काउंटिंग वगैरह प्लस माइनस छोटे लेवल पे बताने के लिए बताते हैं। जियो बोर्ड्स यूज़ करेंगे, नंबर चार्ट्स यूज़ करेंगे, या फिर क्यूजनेर रॉड्स, क्यूजनेर छड़ें होती हैं उनको यूज़ किया जाता है फ्रैक्शंस को बच्चों को बताने के लिए। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 क्यूजनेर रॉड्स। नेक्स्ट है 52 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर हम मैथमेटिक्स के नेचर की बात करेंगे तो कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है? आर्ग्यूमेंटेशन स्किल इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यस इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल कंसेप्ट हायरार्किकल नेचर होते हैं, यस। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स कंक्रीट है और उसमें अब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, ये गलत है। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स कंक्रीट नहीं है पूरी तरह से और उसके लिए अब्स्ट्रक्शन चाहिए होती है। नेक्स्ट है 53 इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज इन ऑर्डिनल सेंस। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है जिसमें नंबर 3 को ऑर्डिनल ऑर्डर में यूज़ किया गया, ऑर्डिनल सेंस में यूज़ किया गया है? आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, में इस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ। ऑर्डर 1 2 3, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, इसी में ऑर्डर में यूज़ किया गया। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। इफ़ टू फिगर्स हैव सेम एरिया देयर पेरीमीटर्स आर इक्वल। अगर दो फिगर्स का सेम एरिया है तो इसका मतलब उसका पेरीमीटर भी इक्वल है? नहीं। अगर दो फिगर्स का सेम एरिया इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पेरीमीटर भी इक्वल होगा। इफ़ टू फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर देयर एरियाज आर इक्वल। अगर दो फिगर्स का पेरीमीटर सेम है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनका एरिया इक्वल होगा। द यूनिट है पेरीमीटर एरिया आर सेम। नहीं, पेरीमीटर और एरिया के यूनिट सेम नहीं होते। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, पेरीमीटर का मीटर ही होता है। फिर नेक्स्ट है द मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर। जो फिगर की शेप है वो पेरीमीटर को डिटरमाइन करती है, यस। जो शेप होती है फिगर की वही डिटरमाइन करती है पेरीमीटर को। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स करिकुलम के रिस्पेक्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। जो फाउंडेशन जो है अलजेब्रिक थिंकिंग की वो प्राइमरी लेवल में लेड कर सकते हैं, यस यही राइट है। 56 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्राइएंगल एट प्राइमरी लेवल। अगर हम ट्राइएंगल के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पे तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इंट्रोड्यूस करने के रिलेटेड? डेफिनेशन ऑफ ट्राइएंगल शुड बी प्रोवाइडेड फर्स्ट। हमें ट्राइएंगल की सबसे पहले तो बच्चे को डेफिनेशन बतानी है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज टू इक्विलेटरल ट्राइंगल टू अवॉइड कन्फ्यूजन। चिल्ड्रन को हमें एक्सपोज करने इक्विलेटरल ट्राइंगल बताने हैं कि ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नहीं, चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स बट एक्सपोज टू अदर फिगर शुड बी अवॉइडेड। चिल्ड्रन को हमें सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में बताना है और फिगर्स के बारे में नहीं बताना है क्योंकि उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा। नहीं, चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल्सो टू अदर फिगर्स। चिल्ड्रन को हमें ट्राइंगल्स के बारे में भी बताना है, उसकी सारी टाइप्स बतानी है और उसकी अदर फिगर्स के बारे में भी बताना है। सो ऑप्शन 4 ही राइट आंसर है। 57 है इन अ डिवीजन सम। एक डिवीजन सम में जो डिवाइजर है 5 टाइम्स द क्वेश्चन। डिवाइजर जो है वो क्वेश्चन का 5 टाइम्स है और रिमाइंडर का ट्वाइस है। अगर रिमाइंडर 5 है तो नंबर क्या होगा? 57 का ऑप्शन है 3 25। द सम ऑफ 5 कंसेक्टिव नंबर्स इज 20। जो 5 कंसेक्टिव नंबर होता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 एक के बाद एक, जैसे 13 14 15 16 17, ऐसे ये कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं। जो सम है फर्स्ट 3 कंसेक्टिव नंबर्स का वो क्या होगा? जो सम है 5 कंसेक्टिव नंबर्स का वो 20 है। फर्स्ट 3 नंबर्स का सम क्या होगा? फर्स्ट जो 5 नंबर्स का सम है उसमें से फर्स्ट 3 नंबर्स का सम निकालेंगे तो हमें निकल जाएगा वो। 58 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकेंड 9।
59 है A wire in the form of a square encloses an area of a 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है जो एनक्लोज करती है मतलब एक वायर है जो स्क्वायर की फॉर्म में है, वो एनक्लोज करती है। एरिया कितना है उसका 144 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच एरिया इज एनक्लोज इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। अगर उसी वायर को हम एनक्लोज कर दें, सेम वायर को एनक्लोज कर दें रेक्टेंगल की फॉर्म में, उसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर, तो वो कितना एरिया एनक्लोज करेगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60th है अमंग्स द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर। इन फ्रैक्शंस में से जो लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो कौन सी है। 60 का जो राइट आंसर है फर्स्ट है। 5/6 जो है वो लार्जेस्ट है एंड 3/4 इज द स्मॉलेस्ट। 61st अब हमारा आ गया पार्ट थर्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है। लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जो मणिपुर है वो स्टेट है, वो यूटी नहीं है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कौन प्रोड्यूस करता है। इनमें से जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है वो ऑप्शन सी गुजरात एंड तमिलनाडु। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बना हमारी कंट्री का, वो किसकी लीडरशिप के अंडर बना है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 64 है कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन और प्लांट्स। प्लांट्स के फंक्शन को कंसीडर करो। इसमें से जो फंक्शन है रूट के वो कौन से हैं। टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। इनमें से जो रूट का फंक्शन है वो है A, C एंड D। 4 राइट है। सपोर्ट देता है प्लांट को और स्टोर करता है फूड को और ऑब्जॉर्व करता है वाटर एंड मिनरल्स को। 65th है पोचमपल्ली एक टाउन है साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया में जो फेमस है ब्यूटीफुली डिज़ाइन ब्राइट कलर पोचमपल्ली साड़ीज़ के लिए और स्पेशल काइंड ऑफ वीव के लिए, जिसको पोचमपल्ली कहा जाता है। ये टाउन कौन सी स्टेट का पार्ट है। 65th का राइट आंसर है तेलंगाना। पोचमपल्ली अब किसका पार्ट है, तेलंगाना का पार्ट है। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज़ अ रिच इन आयरन। इनमें से आपको वो ग्रुप खाने का वो ग्रुप करना है हाईलाइट जिसमें हर एक जो मेंबर है जो भी लिखा हुआ है वो सारे जिसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इनमें से आंवला, स्पिनच एंड जैगरी, इनमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। 67th है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर ऑफ विच इज़ एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 टाइम एज फार एज वी कैन सी। हमें ऐसा ग्रुप फाइंड करना है बर्ड्स का जिसका हर एक मेंबर ऑब्जेक्ट्स को हमसे 4 टाइम्स दूर तक देख सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ईगल्स, काइट्स एंड वर्चर्स हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा तक देख सकती हैं। 68th है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजेस कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेज 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स विद स्लोपिंग रूफ्स। कौन सी जो स्टेट है जहाँ पे विलेजेस अपने घर को वुडन हाउसेज लकड़ी के हाउसेज बनाते हैं और 3 to 3.5 मीटर ग्राउंड के ऊपर तक बनाते हैं और किसका सहारा लिया होता है, किसके स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स यूज़ किए होते हैं स्लोपिंग रूफ्स के साथ। कौन सी जगह में किया जाता है ऐसा, असम में। सो 3rd इज द राइट आंसर। 69th है विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया द डायरेक्शंस ऑफ द लोकेशन ऑफ गांधीनगर एंड पटना रिस्पेक्टिव आर। अगर हम दिल्ली की लोकेशन की बात करें इंडिया के मैप में तो उसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो उसकी डायरेक्शन में जो गांधीनगर एंड पटना की लोकेशन कौन सी है। अगर दिल्ली की रिस्पेक्ट में हम गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर की लोकेशन है साउथ वेस्ट में एंड पटना की लोकेशन है साउथ ईस्ट में। नेक्स्ट है 70 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट्स एंड फाउंड दैट पी प्लांट हैज सम ट्रेड्स विच कम इन पेयर्स सच एज रफ और स्मूथ, टॉल और शॉर्ट, येलो और ग्रीन एटसेट्रा। कौन था जिसने पी प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और पी प्लांट्स के ट्रेड्स को फाइंड किया कि पी प्लांट्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं, कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट, कुछ येलो, कुछ ग्रीन। ये किसने एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था ग्रीगर जॉन मेंडल ने। सो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। Which of the following is one of the 6 themes suggested in the EVS syllabus as per NCF 2005? इनमें से कौन सी उन 6 themes में एक है जो NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने सजेस्ट किया है EVS सिलेबस में। मटीरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, थिंग्स वी मेक एंड डू या हाउ थिंग्स वर्क। इसमें जो ऑप्शन सी है 3rd है थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सजेस्ट किया हुआ है।
72 है वट शुड बी अवॉइडेड इन एनिक्डोटल रिकॉर्ड। जो एनिक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें क्या अवॉइड करना होता है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए एंड बी, आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट। 73 है हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। जो इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम होगा उसके लिए आप कैसे प्लान करेंगे, इसका राइट आंसर है कंबाइन करेंगे 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन। 74 है पुनीत गेव हिज क्लास 5 लर्नर्स an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food पुनीत wanted to। पुनीत ने क्या किया, क्लास 5 के स्टूडेंट्स को क्या कहा, एक ह्यूमन बॉडी की आउटलाइन दे दी और उनको कहा कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना है। उसके बाद वो चैप्टर जो है फूड चैप्टर पढ़ाने वाला था, उससे पहले ये जो वर्क है वो बच्चों को देता है। वो क्या करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, एलिक्ट करना चाहता है लर्नर के आइडियाज़ अबाउट डाइजेशन। सो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में इट इज़ टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, ये करेक्ट नहीं है। 76 है समीता wanted to sensitize her learners about gender disparity and stereotypes related to work. What should Smita choose to do in her class from the following suggestion? स्मिता अपने लर्नर्स को सेंसिटाइज करना चाहती है जेंडर डिस्पैरिटी और स्टीरियोटाइप्स के बारे में जो भी वर्क में होते हैं। स्मिता क्या करना चाहती है अपनी क्लास को, इन सजेशंस जो नीचे सजेशंस दी गई हैं उनमें से स्मिता अपनी क्लास को क्या करवाना चाहती है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन 4 इनवाइट अ स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज़ एन ऑटो ड्राइवर। वो क्या करेगी, जेंडर स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए, जेंडर डिस्पैरिटी बच्चों को समझाने के लिए एक स्टूडेंट की मदर को इन्वाइट करेगी क्लास में जो कि स्टूडेंट की मदर ऑटो ड्राइवर, क्योंकि मोस्टली ये कहा जाता है कि ऑटो ड्राइवर तो मैन होते हैं, तो वो एक वुमेन को इन्वाइट करेगी जो कि ऑटो ड्राइवर है। 77 है समवन ऑफ क्लास 5 यूजली डज नॉट डू हिज गिवन क्लास वर्क, द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड बी टू। जो स्मेन है क्लास 5 का वो अपना होमवर्क नहीं करता है, जो भी उसे दिया जाता है। जो बेस्ट मेजर है इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए वो क्या है, वो है कि हम टॉक टू हिम, उससे बात करें और उसकी डिफ़िकल्टी को फाइंड करें एंड एडजस्ट करें क्लास वर्क को अकॉर्डिंगली। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। मुस्कान ऑर्गेनाइज करती है एक डिबेट ऑन द टॉपिक यूज़ ऑफ डीजल व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। मुस्कान एक डिबेट ऑर्गेनाइज करती है कि जो डीजल व्हीकल्स हैं, जो भी व्हीकल्स में डीजल पड़ता है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ है उसको हमें बंद करना चाहिए। इस डिबेट को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या है। 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 इट हेल्प स्टूडेंट इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल परस्पेक्टिव ऑन दिस इशू, कि स्टूडेंट्स अपने मल्टीपल अलग अलग तरह के परस्पेक्टिव दे सकें इसके बारे में। नेक्स्ट है 79 मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप। जो मैपिंग स्किल्स हैं ईवीएस में वो क्या डेवलप करने में हेल्प करती हैं। 79 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 अंडरस्टैंड करना रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस। 80 था द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू। जो इंटीग्रेटेड नेचर है ईवीएस का वो किस चीज़ में हमें हेल्प करता है, वो हेल्प करता है ऑप्शन सेकंड रिड्यूसिंग करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। चिल्ड्रन मीनिंगफुली लर्न करेगा। 81 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट। इनमें से कौन सा है जो ईवीएस असेसमेंट का ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है। 81 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कंसेप्ट मैपिंग। नेक्स्ट है देर इज़ अ पैराग्राफ इन क्लास 5 EVS टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन एल Biruni's observation of construction of ponds in India some 1000 years ago. What would be the purpose of including this paragraph? एक पैराग्राफ है क्लास 5 में जो एल बुरूनी ने जो कंस्ट्रक्ट करवाए थे पॉन्ड्स इंडिया में, उसकी मतलब उसने क्या किया था, एल बुरूनी कंस्ट्रक्ट नहीं करवाए थे, एल बुरूनी ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया गया कि कैसे इंडिया में पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। 1000 ईयर्स एगो उसने ये ऑब्जर्वेशन की थी और उसने अपनी बुक में ये लिखा था। इस जो पैराग्राफ इंक्लूड किया गया उसका क्या पर्पस है। 82 का राइट आंसर है सेकंड ए सी एंड डी। इट हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम 1000 ईयर्स बैक। इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री। 83 है विद ओवर 50 स्टूडेंट्स इन अर क्लास। 50 स्टूडेंट्स मतलब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स है क्लास में, 50 से ज़्यादा ही होंगे। वानी वॉन्ट्स टू इंगेज दैम इन एक्टिविटी। वो उनको एक्टिविटी में इंगेज करना चाहती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस जो हैं वो एनहांस करे लर्निंग को। कौन सी एक्टिविटी सूटेबल होगी इस पर्पज़ के लिए। इस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइज करनी चाहिए फील्ड ट्रिप टू नियर बाई प्लेस। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर।
84 था, वाई डज इकरा इनकरेज हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन ईवीएस। इकरा क्यों अपने लर्नर्स को इनकरेज करती है कि आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को लर्न करो इन ईवीएस। 84 का राइट आंसर है सेकंड, दीज हेल्प्स लर्नर टू इंगेज विद द रियल वर्ल्ड, क्योंकि लर्नर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स की हेल्प से रियल वर्ल्ड के साथ इंगेज हो सकते हैं। 85 है, क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रैटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूजफुल। जो क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजी है टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस में किस चीज़ के लिए यूजफुल है। 85 का राइट आंसर है 4, अराउज करती है क्वेश्चनिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल। इनमें से कौन सी स्टेट में जो तोरंग है उसका मतलब होता है जंगल। 86 का राइट आंसर 4, झारखंड में तोरंग जो है उसका मतलब क्या है, जंगल। योर हाउस इज़ लोकेटेड, आपका हाउस एक्स पोजीशन पे लोकेटेड है और आपका स्कूल वाई पे लोकेटेड है। योर स्कूल इज़ जस्ट अपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे इन बिटवीन। आपका स्कूल सीधे है, अपोजिट है आपके घर के, लेकिन आप सीधे नहीं जा सकते क्योंकि क्या है, बिजी हाईवे है। हाईवे जो है वहाँ पे ट्रैफिक होता है ज़्यादा, इसलिए आप फर्स्ट 125 मीटर साउथ में जाओगे और फिर 100 मीटर लॉन्ग सबवे को क्रॉस करोगे जो कि ड्यू ईस्ट में है। फाइनली आप अपने स्कूल को रीच करोगे एट वाई जो कि 125 मीटर ड्यू नॉर्थ में है। विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एट वाई आपकी हाउस जो है एक्स पे है, तो आप कहाँ पे हो, एक्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 87 का राइट आंसर है ऑप्शन 300 मीटर ड्यू वेस्ट। 88 था, अ बॉय बोर्डेड आ ट्रेन ऑन 4 जून। ट्रेन पे बैठता है 4 जून 2020 को नगर कोयल में फॉर मडगांव के लिए। ट्रेन डिपार्ट करती है 22:30 आवर्स पे नगर कोयल से एंड रीच करती है मडगांव को एट 4:30 आवर्स ऑन 6 जून 2020। अगर डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन ने इस टाइम इंटरवल के दौरान 1145 किलोमीटर, एवरेज स्पीड होगी ट्रेन की वो क्या होगी। 88 का जो राइट आंसर वो सेकेंड 38.5 किलोमीटर पर आवर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बी हाइव्स। अगर हनी बीज और बी हाइव्स की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट उनके रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। 89 का राइट आंसर है सेकेंड, मेल्स बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 20 है, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, देर वर ब्रॉड टू आर कंट्री वेयर ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। आज तो हम सोच भी नहीं सकते खाने को मिर्ची के बिना खाना, मतलब मिर्ची एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे खाने का। जो मिर्ची है इसको हमारी कंट्री में लाया गया व्यापारियों ने, वो व्यापारी कहाँ से आए थे। 90 का राइट आंसर है साउथ अमेरिका से, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। इस लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाऊँगी आपको। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करिए मोर लेक्चर्स के लिए। मैं और भी प्रीवियस जो एक क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनको सॉल्व करके डालूँगी अपने चैनल पे। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस चाहिए और भी तो आप कमेंट करना